चलो एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, सैयारा मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखिए। तो आपको लगता है अहान पांडे शाहरुख खान की जगह ले सकते हैं? अभी आप बाबिल के साथ काम कर रहे हैं जी, आपने बताया था कि तो उनके साथ काम करके कैसा वर्क एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? डब्बा काटल फेमस शो ऑन नेटफ्लिक्स, सीज़न 1 कंप्लीटेड, अब सीज़न 2 के बारे में हमको हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए, ईगरली वेट कर रहे हैं। आपको एक सेगमेंट है हमारा जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी को कॉल करना है। बसंती नो डांस। क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? पाजी सेकंड सीजन बन रहा है, मैंने सुना है। पाजी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया पाजी। अगर किसी एक्टर को ऑडिशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है जी, तो आप क्या गाइड करोगे? टेक्निकली, मेंटली, ऐसा भी हो सकता है कि एक्टर का एक बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि स्ट्रेस हो, तो आप उसको कैसे उसको कंफर्ट जोन में लाते हैं? मेरे को लगता है कि एक ऐसा मेरे करियर में एक ऐसा कास्टिंग हो गया था जो आफ्टर वॉचिंग द एंटायर शो आई फेल्ट यार थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम बेटर कर लेते। वो हर्ष बेनीवाल, वो आपके माइंड में कैसे है? मतलब हर्ष बेनीवाल, हर्ष को हमने हेलो एंड वेलकम टू दी माया नगरी शो। मैं हूँ रवि छाबड़ा और मैं हूँ सिराज चौधरी, हमें आपके दोस्त और इस शो के होस्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी लोग इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, या जो लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन उनको अच्छा काम नहीं मिलता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर यश नागरकोटी। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच रवि भाई। यश जी, हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि ये कास्टिंग लॉक कैसे होती है, कास्टिंग करने का प्रोसेस क्या होता है? अगर आप कोई वेब सीरीज़ के लिए कास्ट कर रहे हैं या मूवी के लिए कास्ट कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रोसेस, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है? So basically, casting is a very collaborative process, right? Right from the time once the director or the writer has written the script, सबसे पहला जो HOD on board होता है, HOD as in head of department, वो होता है casting director. क्योंकि I think once we start putting the faces together, then only a costume designer can design costumes, then only other things can go ahead. So the brief is very simple. We meet the director. उनका एक विजन होता है स्क्रिप्ट को लेके, हमको स्क्रिप्ट मिलती है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो एक बार जब वंस लाइक अ डायरेक्टर एंड अ कास्टिंग डायरेक्टर वी कम ऑन द सेम पेज कि यार आपका ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये सारे कैरेक्टर्स, एक ब्रेकडाउन, वी डू अ ब्रेकडाउन दैट दीज आर द 10 primary characters and these are the 10 secondary characters and these are the rest of the characters. Then we just jam with each other. They have some thoughts, we have some thoughts. So once we are on the same page in terms of the brief, then the entire process of finding the actors that starts. It depends कि script कैसी लिखी है। अगर एक script लिखी है जो भोपाल में सेट है तो हमारा मेन मोटिव होता है कि यार हम वैसे एक्टर्स को कास्ट करें जो या तो भोपाल से हों ताकि उनका आना जाना इस सब का खर्चा भी बचता है, इट ब्रिंग्स इन ऑथेंटिसिटी। बिकॉज आई थिंक राइट नाउ वी आर एट दैट स्टेज थैंक्स टू द होल लास्ट 10 years में जो कास्टिंग का फील्ड जितना आगे आ गया है, दैट इट हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी इन फिल्म मेकिंग। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू वंस वी डिसाइड वेयर वी आर शूटिंग। We start calling actors, we start briefing them about the parts, and we start researching. There's an entire team, there's a casting associate that handles the entire project. We have assistants and interns under them, and obviously as a casting director our job is to supervise everything from start to end. So I think वहाँ से पूरा process start होता है and we call the actors to our office. They come in, they audition, we explore the scenes with them together. लेकिन अगर जैसे भोपाल से कैरेक्टर आपको उठाना है या भोपाल में कोई शूटिंग हो रही है, भोपाल का एक्टर चाहिए, तो वो मुंबई में अवेलेबल होते हैं या आपको लगता है कि भोपाल ही जाना पड़ेगा? तो वो दोनों होते हैं। हम जैसे आजकल सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल इवन इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग। लाइक वी हैव आवर कास्टिंग पेज, ऑल द बिगर कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क, दे ऑल हैव देयर ऑफिशियल pages on Instagram. Right. So our job is that once we have something that we are shooting in Bhopal, so we put it out like that, and our team also travels. So हमारी टीम में से कभी कभार मैं जाता हूँ, कभी कभार मेरा एसोसिएट जाता है, and we go out there and we find out actors. आजकल क्या है कि हर छोटे शहर में भी there are theatre groups, there are coordinators and there are acting associations that are there. तो उनसे हमको बहुत मदद मिलती है, and then we are always on a pan out of for actors. कि ऐसे देश में छोटी छोटी कहाँ हम जा सकते हैं, कैसे कैसे अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, एंड जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम वहाँ ट्रैवल करते हैं और वहाँ के लोकल थिएटर एक्टर्स को और बाकी के भी एक्टर्स को भी गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम इन एन ऑडिशन फॉर अस।
एंड अगर कोई बॉम्बे में भी ऐसा एक्टर है जो भोपाल से है या जो लखनऊ से, अगर हम कोई लखनऊ में फिल्म कास्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो गेट इन टच एंड दे मोस्टली ऑडिशन इन बॉम्बे देन। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कास्टिंग कर दी हो बट वो कैरेक्टर उस रोल में फिट ना हो, बेसिकली रॉन्ग कास्टिंग आपने कर दी हो, यार ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ हुआ कभी? जनरली अभी तक तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, बट ऑब्वियसली लाइक फिल्म मेकिंग इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव जहाँ हमारा थॉट प्रोसेस कभी कभार रॉन्ग हो सकता है, एंड यू नो आर फेलियर्स एंड आर जो इम्परफेक्शंस होती हैं उसमें से कभी कभार कुछ अच्छा भी निकल जाता है. So that is what we don't restrict ourselves when we go out for casting. A lot of times we also cast non-actors या स्ट्रीट कास्टिंग कर लेते हैं. जब हमको ऐसा कुछ पार्ट दिख जाता है कि यार हम सपोज भोपाल में हैं, एक छोटा सा कैरेक्टर है एक ड्रंकर्ड का, और हमको कुछ मिल गया वहीं पे ही और वो फिट बैठता है, और अगर वो है कैमरा फ्रेंडली तो वी ऑडिशन देम एंड वो मिल जाते हैं तो कर लेते हैं. कभी कभार इट पेज ऑफ, कभी कभार इट ऑल्सो डजंट पे ऑफ. Recently I worked on a show, तो last moment पे we had like a replacement we had to do because of the dates and all. तो वहाँ मेरे को लगता है कि एक ऐसा मेरे करियर में एक ऐसा कास्टिंग हो गया था जो आफ्टर वॉचिंग द एंटायर शो आई फेल्ट यार थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम बेटर कर लेते, बट बिकॉज टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी तो वी वेंट अहेड विद द सेकंड बेस्ट ऑप्शन दैट वी कुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड या प्रोजेक्ट नेम कौन सा प्रोजेक्ट था वो? एक हॉटस्टार पे सीरीज आई थी हमारी रिसेंटली जियो पे, खलवली रिकॉर्ड्स करके, उसमें एक कैरेक्टर ऐसा रह गया था जो मेरे को लगता है बेटर कास्ट हो सकता था. तो वो मैनेज कैसे हुआ, मतलब वो देन बट आई थिंक द डायरेक्टर देवांशु, आई वर्कड विद हिम ऑन अ फिल्म अर्लियर कॉल्ड चिंटू का बर्थडे, जो मेरी पहली फिल्म थी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. तो हमारा वहाँ से बहुत अच्छा इक्वेशन था. तो आई थिंक सेट पे उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला और वो बहुत प्राइमरी पार्ट था. तो आई थिंक द वे ही काइंड ऑफ देन हैंडल द एंटायर शूट एंड विद द एक्टर, आई थिंक वो इफ द डायरेक्टर इज गुड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर द एक्टर्स आर, यू नो, क्या उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं, एंड देन दे प्ले अलोंग विद दैट. ये आपके माइंड में कैसे आया कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनूं, या फिर सडनली एकदम? यार आई व्हेन आई वाज लाइक इन स्कूल, सो वी हैड लाइक अ competition, a short film competition. Our school was affiliated to Tony Blair Faith Foundation and British Council in Delhi. So I think I was in grade 12 when I made a short film, and then that short film traveled to the BAFTA Awards under a competition. So when we were doing that whole process of filmmaking, we kind of understood सारे जो छोटे-छोटे aspects होते हैं filmmaking के, कि डीओपी का काम क्या होता है, कैमरामैन जो टेक्निकल चीज़ें, जो टेक्निकल एस्पेक्ट जितनी भी होती हैं, आर्ट का काम, परफॉर्मेंस कैसे आप एक यू नो नॉन एक्टर को आप वो करते हो. तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक आर्ट समझ में आया. एंड आई थिंक इट वाज अराउंड 2016 जब आई थिंक दंगल आई थी, तब जो आई थिंक दंगल फिल्म की जो कास्टिंग थी दैट रियली इंस्पायर्ड मी. जो छोटी बच्चियाँ दोनों कास्ट की थी, यू नो, फातिमा और सान्या तो थे ही, उनके जो दो यंगर वर्जन्स थे दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स थे. तो आई थिंक वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि यार इफ कास्टिंग इज डन वेल, एज दे से 80% ऑफ द डायरेक्टर्स जॉब इज ऑल्सो डन. सो आई थिंक दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक मी, दैट यू नो देयर इज a huge influx of opportunities that might come in abhi as a casting director, and I think that was the right time jab maine socha ki yaar ab now it's the right time to take a step on that. So then I started off working as an assistant, and then slowly and gradually So it was 2016 when you started as a casting director. हाँ जी. Okay, तो आप सीधा आते के साथ ही आपने मूवीज और वेब सीरीज में ट्राई किया? हाँ, लकीली ऐसा हो गया था यार, मैं बॉम्बे आया और पहला जो मेरे को एक ब्रेक मिला वो मिला AIB के साथ, जो तन्मय की कंपनी थी, और इट वाज अ कॉमेडी कलेक्टिव कॉल्ड हाँ जी. तो वो दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस, कॉमेडी स्केचेस जो हम बोलते थे फॉर यूट्यूब, राइट. तो वहाँ से कास्टिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, एंड देन वो एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे. आई थिंक उन्होंने एक फिल्म बनाई है अपने पूरे करियर में कॉल्ड चिंटू का बर्थडे, जो सत्यांशु देवांशु ने डायरेक्ट की है. दोनों नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स हैं, और Z5 पे थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और बहुत एक छोटी सी प्यारी सी फिल्म थी अबाउट, यू वर द कास्टिंग डायरेक्टर. आई वाज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑन दैट. सो दैट वाज अ फिल्म अबाउट लाइक एन इराक के अंदर एक इंडियन फैमिली स्टक हो जाती है, एंड छोटे से एक बच्चा है 6 साल का, उसका बर्थडे मनाना चाहता है उसका फादर विद इन द वॉर जोन. तो वो जब मैंने पढ़ी मेरे को लगा यार दिस इज समथिंग आई रियली कनेक्ट टू, एंड दीज आर द स्टोरीज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. तो पहली ही फिल्म आई वाज लकी इनफ दैट आई गॉट सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, एंड वहाँ पे वी हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ कास्टिंग एन एक्टर फ्रॉम इराक. सो हम पैलेस्टाइन से हमने एक एक्टर कास्ट किया था, खालिद सर को, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फोरे इनटू कास्टिंग इंडिपेंडेंटली.
एंड वहाँ से आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट अगर मैं इराक से एक एक्टर को कास्ट कर सकता हूँ फॉर अ हिंदी फिल्म, विच वॉज वेरी टफ टू कन्विंस देम दैट हम लेजिट एक बॉलीवुड की कास्टिंग कर रहे हैं और ऐसा है. बट व्हेन दैट हैपेंड, दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस, यार आई वांट टू डू इट प्रोफेशनली. देन अगर किसी एक्टर को ऑडिशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आप क्या गाइड करोगे कि टेक्निकली, मेंटली? ऐसा भी हो सकता है कि एक्टर का एक बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि घर से स्ट्रेस हो, तो आप उसको कैसे उसको कंफर्ट जोन में लाते हैं फॉर ऑडिशन? एक तो मेरा सबसे पहले एक मानना है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कि आप अगर फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपको ऑडिशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा हमारे पास रह जाता है आपका एक टेस्ट, राइट? पता चल जाता होगा ना देखते हाँ, पता चल जाता है. एंड यू, इट इज़ अ वेरी वनरेबल जॉब. फॉर मी आई थिंक एक्टर्स आर वेरी वनरेबल बिकॉज वो हर हफ्ते, हर महीने कितने सारे रिजेक्शंस फेस करते हैं विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट दे गेट, मेड बी एन एड फिल्म या सीरीज हो या फिल्म हो या टेलीविजन हो. तो वो रोज़ का, हर हफ्ते का एक सुनना इज़ अ वेरी टफ जॉब. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली टेल एक्टर्स, या जब तक आप फुली कन्विंस नहीं हो दैट यू आर रेडी टू गिव एन ऑडिशन, डोंट गिव इट. आस्क द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर अनदर डे. अगर टाइमलाइन का इतना स्ट्रेस नहीं है तो वो आपको देंगे, राइट? बिकॉज एक अच्छा ऑडिशन हमेशा हमारे पास रह जाता है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो. उसके देयर आर 100 पैरामीटर्स फॉर दैट. आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी भाषा क्या है, डायरेक्टर उस कैरेक्टर को कैसे देख रहा है. सो डेट्स हैं, पैसा है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट काइंड ऑफ कम टुगेदर. एंड जब सब चीज़ें टिक बॉक्स होती हैं तब एक एक्टर की कास्टिंग होती है. तो मेरा पहला मानना है कि जब आप आते हो, just make sure that you're fully in the space of doing an audition. Don't over prepare, because बहुत सारे एक्टर्स खुद ही अपने दिमाग में पूरे कैरेक्टर की एक भूमिका बांध के आ जाते हैं, और जब हम उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं, हमारी टीम ब्रीफ कर रही होती है, वो अलग होता है कभी कभार, बिकॉज इट इज़ दैट इंस्टिंक्टिव प्रोसेस कि आप कुछ सोचते हो, डायरेक्टर का कुछ ब्रीफ होता है. तो आई थिंक एन एक्टर शुड ऑल्सो बी वेरी अडेप्टेबल. जब आपको ऑन द स्पॉट कुछ बोला जाता है, कुछ आपको अलग ब्रीफ मिलता है, तो इट्स योर जॉब देन टू हाउ to let go of everything. So my whole thing is that you practice a lot, and on the day of the audition you forget everything and just go out and do your job. जो आपको सुनने में मिल रहा है एक कास्टिंग डायरेक्टर से या उनके टीम से, just focus on that and then give your audition on the basis of that. आप एक ऑडिशन पर मतलब जज हो जाता है कि अच्छा एक्टर है, या उससे पहले आप कुछ मीटिंग करते हैं 15-20 मिनट की, यार नहीं इसने ऑडिशन में इतना अच्छा नहीं किया बट ये और बेटर कर सकता है? आई थिंक एक एक्टर का गुड डेज बैड डेज होते हैं, बट एक ऑडिशन के बेसिस पे वी आर नॉट जजिंग. लाइक हमारा एज अ कास्टिंग डायरेक्टर लोगों को लगता होगा या एक्टर्स को लगता होगा हमारा जॉब इज टू जज एन एक्टर. इट इज़ नॉट टू जज एन एक्टर, इट इज़ जस्ट टू फाइंड अ कैरेक्टर इन एन एक्टर. तो जब हमको एक कैरेक्टर मिल जाता है एक एक्टर के अंदर, हमारा काम हो जाता है. और उस प्रोसेस के थ्रू जब हम देखते हैं कि यार एक्टर ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है बट इस कैरेक्टर के लिए नहीं, तो वो हम अपने पास रखते हैं. फिर जब हमको पता चल जाता है कि एक अच्छा एक्टर है, तो किसी और प्रोजेक्ट में जैसे ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, दे द वंस हु वी फर्स्ट रीच आउट टू. तो वो एक प्रोसेस रहता है कि यू माइट हैव अ बैड डे, बट इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, इफ़ यू परफॉर्म वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो एक मेमोरी में रह जाता है. एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो, दैट irrespective of whether an actor is getting a part or not, you find out whether they have that capacity or the caliber of doing something interesting. बट ये सर एक बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है, और वो लुक में नहीं जा रहा है जी, और एक उससे कम है जिसको एक्टिंग नहीं आ रही है, वो लुक में जा रहा है, ठीक है. बट आप लोग फिर किसको कास्ट करते हो? प्रोड्यूसर्स आपके साथ बैठते हो, आप उनको कन्विंस करते हो कि नहीं ये उस लुक में हो सकता है, आप इसको लेके ट्राई मारो, बट प्रोड्यूसर आपको बोलता होगा कि नहीं मुझे वो लुक वाला ही चाहिए. तो आप कैसे कन्विंस कर लेते हो ये चीज़ को? मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कास्टिंग के ना दो तरीके होते हैं. एक जब हमको कैरेक्टर मिलता है तो आइदर वी गो फॉर समबडी हु इज अ डैम गुड एक्टर एंड दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू बिकमिंग दैट कैरेक्टर, अगर वो उस लुक में नहीं है तो. और मेरे हिसाब से दोनों ही पर्सपेक्टिव मेरे को बहुत आई एंजॉय. जब हम कोई कैरेक्टर की कास्टिंग करना, जब सपोज हमको एक XYZ फिल्म में एक रमेश करके कैरेक्टर है जो सीधा साधा भोला भाला सा लड़का कोई है. ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है? बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ है. मोस्टली ऐसा ही होता है कि यार आपको एक एक्टर मिल जाता है जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, and then they try to fit into that character because as an actor it's your job to do each and every part that you're offered for, right? That is where the craft comes out there, that is where your training comes out, right? तो वहाँ जब हमको दिखता है कि यार ये शायद एक्टर दिखता वैसा नहीं है बट इसकी भूख इतनी है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा अपनी परफॉर्मेंस को लेके, तो वी गिव देम अ चांस. एंड इफ वी फाइंड आउट समबडी हुज बैंग ऑन, लाइक ऐसे ही दिखता है. जैसे मैं भी याद करता हूँ जब मैंने उड़ान देखी थी,
तो उड़ान में जब मैंने पहली बार रजत को देखा था, रजत बरमेचा को, तो मेरे को लगा यार इससे बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, ही इज़ नेचुरली दैट कैरेक्टर, राइट. एंड देन ही सेम थिंग हैपेंड विद चिंटू का बर्थडे. हम 6 साल के एक बच्चे को कास्ट कर रहे थे और 6 साल में आपको पता नहीं चलता है कौन अच्छा एक्टर है कौन बुरा एक्टर है. 6 साल में आप कैसे एक्टिंग जज कर पाओगे. बट जब हमको एक बच्चा मिल गया जो सेम वैसा ही एक टाइप का एक कैरेक्टर को हम ढूंढ रहे थे, हमको एक बच्चे में मिला, तो हमने बोला यार हाँ, आई थिंक दिस इज द गाय हु वी कैन कास्ट फॉर द कैरेक्टर. एंड बहुत जैसे डब्बा काटल मैंने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की थी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ. वहाँ पे एक कैरेक्टर था माला करके जो साउथ की एक एक्टर ने किया है, निमिषा सजायन, जो मेड का कैरेक्टर है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट. सो इट वाज रिटन एज अ बॉम्बे गर्ल, इट वाज रिटन एज यू नो समबडी फ्रॉम दैट होल, एक मराठी टच था उसके अंदर. एंड शी इज अ मलयाली, बट जो उन्होंने वो कैरेक्टर पकड़ा एंड जो जितना उन्होंने अच्छा काम किया व्हेन वी वर ऑडिशनिंग, तो वहीं समझ में आ गया था यार ये इतनी अच्छी एक्टर है कि वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एज माला, जो एक मराठी मेड का कैरेक्टर है. मैं मराठी समझ के बैठा था. हाँ जी, नहीं वो बहुत अच्छी और बड़ी एक्टर है इन मलयालम सिनेमा एंड शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क अभी हिंदी में, तमिल में. रिची मेहता की पोचर के अंदर वो वन ऑफ द मतलब लीड कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है. बहुत अच्छी एक्टर है. डब्बा काटल से याद आया कि नेटफ्लिक्स में तो धूम मचा डब्बा काटल जैसी आई, ठीक है. एंड जब एंड पार्ट आता है वहाँ पे हम देखते हैं कि सुनील ग्रोवर का हाँ जी फेस दिख रहा है पैन एज अ विलन. करेक्ट. तो ये कैसे दिमाग में आ गया आपके कि आप सुनील ग्रोवर को एज अ विलन कास्ट कर रहे हो? जो एक कॉमेडी करते हैं सबसे ज़्यादा. यार वो इतना हमने उनको कॉमेडी में देखा है तो हम सोचते हैं वो सिर्फ शायद कॉमेडी कर सकते हैं. बट आई रियली फील कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में बहुत सिमिलैरिटी है. इट इज़ लाइक हाउ पीपल से कॉमेडी एंड ट्रेजेडी में सिर्फ म्यूजिक का अंतर होता है. म्यूजिक बदलो तो एक कॉमेडी का सीन ट्रैजिक बन जाता है, ट्रेजेडी का सीन कॉमिक बन जाता है. तो वैसे ही आई फील अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु बीन बॉक्स्ड एज कॉमेडी एक्टर्स, वो बहुत बार एंटैगनिस्ट में या सीरियस रोल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं इफ गिवन अ चांस. सो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज. जब हम ढूंढ रहे थे तो बहुत सारे एक्टर्स को हमने सोचा उनके बारे में, यू नो. बट जब सुनील का नाम एक थॉट आया कि यार वाई नॉट सुनील, बिकॉज ही सच अ टेरिफिक एक्टर. मैंने आई थिंक तभी उनकी वेब सीरीज देखी थी जो Z5 पे आई थी, सनफ्लावर. तो मैंने उनमें उनका काम देखा है यार, वो इतने प्यारे एक्टर हैं और उनको हम गजनी से देख रहे हैं और उससे पहले से भी, है ना, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो द थॉट प्रोसेस वाज कि यार अगर हमने कुछ एक्साइटिंग नहीं किया कास्टिंग के अंदर देन मज़ा नहीं आएगा. तो वो जस्ट फ्रॉम दैट एक्साइटमेंट पर्सपेक्टिव, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इज व्हाट हाउ सुनील ग्रोवर काइंड ऑफ फाउंड इट्स प्लेस. एंड व्हेन आई स्पोक टू द डायरेक्टर, व्हेन आई स्पोक टू एक्सेल एंड शिबानी डांडेकर हु वाज आवर क्रिएटर ऑन दैट शो, स्टार्टिंग में शायद उनको थोड़ा सा टाइम लगा टू यू नो उनको इमेजिन करने में कि यार सुनील फॉर चाकोस पार्ट हु इज लाइक अ ड्रग लॉर्ड एंड यू नो द बिगेस्ट लाइक दैट. बट वंस दे काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एंड वंस वी मेट सुनील, हमने सुनील को ऑफिस बुलाया था एंड हितेश जो हमारे डायरेक्टर हैं वो सुनील से मिले थे. तो वो मीटिंग के बाद वो जो जैसे ही ब्रेक हुआ इस सुनील का और जो उनका एक कैरेक्टर को लेके वो कुछ लेके आ रहे थे. तो आई थिंक एन एक्टर व्हेन दे गेट कास्ट दे ब्रिंग इन अ लॉट टू द कैरेक्टर. तो वो जो एक एक्टर की एक भूख होती है कैरेक्टर को लेके, जब हमको वो दिख जाती है तो हमको समझ में आता है यार कि यहाँ पे मैजिक हो सकता है. तो आपने उनका ऑडिशन किया सुनील ग्रोवर का? सुनील ने ऑडिशन नहीं किया था बट हमने उनका बहुत काम देखा है, एज अ कॉमेडियन काम देखा है, एज एन एक्टर काम देखा है. तो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट अंटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट एन एक्टर प्लेइंग अ पार्ट, वो एक हो जाता है कि हाँ समझ में आ जाता है यार कि इतनी बॉडी ऑफ वर्क है एक एक्टर का. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द डायरेक्टर्स वर कन्विंस्ड. अगर डायरेक्टर कन्विंस नहीं होते तो हम शायद उनको एक बार रिक्वेस्ट करते या हम बोलते कि एक ऑडिशन चाहिए. और आई डोंट थिंक एक्टर्स दीज डेज माइंड डूइंग ऑडिशंस. मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीना कपूर ने फॉर लाल सिंह चड्ढा शी हैड ऑडिशन किया था. हाँ जी, तो अगर करीना कपूर ऑडिशन कर सकती हैं तो मेरे को लगता है कि किसी और एक्टर को मतलब ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए ऑडिशन करने. इनफैक्ट आमिर खान ने भी किया था. इनफैक्ट हाँ, वो आई थिंक यूट्यूब पे भी है. लापता लेडीज के लिए भी उनको हाँ जी उन्होंने ऑडिशन किया था के रोल के लिए, पूरे कॉस्ट्यूम में पान खा के पूरा. आई थिंक तो वो वैसे ही है कि वी आर फाइंडिंग अ कैरेक्टर, तो उसके लिए हमको जितनी लेंथ में हम जा सकते हैं वी गो देयर. तो कभी आपने न्यू एक्टर्स के लिए फाइट की है डायरेक्टर के साथ, यार इसको ट्राई करो, और एक डायरेक्टर ने बोला नहीं मुझे एक्सपीरियंस्ड एक्टर चाहिए, नॉन फेस चाहिए, और आपने बोला एक बार ट्राई करते हैं इसके लिए भी? ऐसा भी बहुत बार हुआ है. मतलब ऐसा मोस्टली दैट इज वेयर कास्टिंग डायरेक्टर्स जॉब कम आउट ऑफ कि यार आप कुछ नया ढूंढ के लाओ, और डायरेक्टर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ नया ढूंढ के लाओ. बहुत बार ये हो जाता है कि आप ऐसी कोई
इंडिपेंडेंट फिल्म पे काम कर रहे होते हो जहाँ पे शूट डेज बहुत कम होते हैं, तो यू नीड समबडी यूज ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड, राइट? जैसे मैंने एक छोटी सी फिल्म करी थी 12x12 नाम है उस फिल्म का, एंड ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स पे होके आई थी, बहुत सारे अवार्ड्स जीती थी इंटरनेशनली। तो वहाँ पे डायरेक्टर ने मेरे को साफ साफ बोल दिया था कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन होंगे या 20 दिन होंगे शूट करने के लिए, और दे वर शूटिंग ऑन फिल्म, तो वो हर रील की एक कॉस्ट होती है। तो वहाँ जब वैसा ब्रीफ आया तो देन वी वर लाइक कि यस लेट्स गो फॉर ऑल द एक्टर्स ऑफ ट्रेन फ्रॉम NSD और FTI या कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे हम। तो वो फिल्म में सारे एक्टर्स जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर हैं सब NSD FTI के हैं, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, आवर जॉब इज टू फाइंड इन न्यू एक्टर्स। जैसे हम डब्बा काटिल, लाइक हम वी आर टॉकिंग अबाउट डब्बा काटिल, तो जो उसमें हरी का कैरेक्टर है हु प्लेस शबाना जी सन, तो उसमें हमने बहुत सारे एक्टर्स को ऑडिशन किया, बहुत सारे बड़े नाम भी कंसिडर हो रहे थे एक्सेल की तरफ से भी, क्योंकि दे वर्क विद अ लॉट ऑफ बिगर एक्टर्स आल्सो फ्रॉम यू नो, बहुत सारे बड़े नाम थे जो डिस्कशंस में आ रहे थे। बट जब हमको भुप्पी मिला, जब उसने वो ही केम इनटू द ऑडिशन स्पेस, और वो एक ऑडिशन जो वो करके गया, वहाँ हमको लग गया कि यार एक जो कैरेक्टर के अंदर ऑनेस्टी है वो शायद इस एक्टर से बेटर कोई ला ना पाए। और वो फिर बहुत टाइम लगा, हितेश जो हमारे डायरेक्टर थे वो फिर भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, हमने बहुत एक्सप्लोर किया, बट आई थिंक शूट पास आ रहा था तो उन्होंने बोला ठीक है यश, इफ यू हैव दैट कन्विक्शन ऑन एन एक्टर लेट्स गो अहेड। एंड आई थिंक व्हेन द शूट गॉट ओवर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हितेश, और उन्होंने बोला कि यार यश मैं फालतू में इतना सोच रहा था, मतलब भुप्पी ही कैरेक्टर है और आई कांट इमेजिन नाउ एनीबडी एल्स डूइंग दैट पार्ट। तो बहुत बार होता है कि यार कन्विक्शन अगर आपका स्ट्रांग होता है, एंड इट कैन कम फ्रॉम अ डायरेक्टर, इट कैन कम फ्रॉम अस, इट कैन कम फ्रॉम अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। बहुत बार हमारी जॉइंट मीटिंग्स होती है तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स भी बैठे होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स भी बैठे होते हैं, एंड इतना कोलैबोरेटिव प्रोसेस है कास्टिंग का, तो आप कहीं से भी एक अच्छा सजेशन आ सकता है, एंड इट्स आवर जॉब टू लिसन टू देम, एंड देन वी ऑडिशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिशन देन यू नो वी टेक अ कॉल। तो कि एक्टर को ये थिएटर करना ज़रूरी है, मानते हैं आप कि थिएटर होना चाहिए? एक्टिंग स्कूल जो खुल के आई थिंक ट्रेनिंग एंड होनिंग योर क्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे आप वो थिएटर से करो, चाहे वो आप एक आजकल क्या है कि आजकल छोटे छोटे शहरों में थिएटर ग्रुप्स खुल गए हैं। अगर जैसे हम भोपाल की बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, या राजस्थान में जयपुर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार वहाँ से निकल के आ रहे हैं, बॉम्बे में आके काम कर रहे हैं, वहाँ से बहुत बार आजकल वहीं से कास्ट हो रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं। तो आई थिंक इफ़ आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपने थिएटर अच्छे से किया है तो आपका वो क्राफ्ट में दिखता है। मैं फिर भी मानता हूँ कि थिएटर की जो एक समझ होती है वो शायद फिल्म मेकिंग की समझ से थोड़ा सा एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बट ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी होती है, मतलब ज़रूरत होती है। जो आपने 5 साल 6 साल 7 साल जो लगा के आता है, डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज मिलता है व्हेन दे स्टार्ट ऑफ विद द ऑडिशन प्रोसेस। एंड ज़रूर नहीं आप थिएटर ही करो, बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने, न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट में, और भी बहुत सारे लंदन में, US में बहुत जगह फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्टिंग कोर्सेज हैं। आई थिंक इट्स जस्ट वर्कशॉप्स। आजकल बॉम्बे में बहुत अच्छे वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत अच्छे लोग वर्कशॉप्स ले रहे हैं। फेक भी वर्कशॉप हो रही हैं, जस्ट दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है। वो बहुत सारे फेक कास्टिंग भी होती हैं, वो बहुत सारी फेक वर्कशॉप्स भी होती हैं। आई थिंक जब एक बिजनेस मॉडल बन जाता है तो पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल। ये चीज़ से कैसे बचे, मतलब कैसे पता चलेगा कि फेक कास्टिंग कर रहा है या फेक अपनी दुकान चला के बैठा है, कास्टिंग कर रहे हैं? आई थिंक वो एक एक्टर का काम है। एक्चुअली नए शहर से आते हैं, उनको नॉलेज नहीं पता होता। बट आजकल सोशल मीडिया आई थिंक इतना रेलेवेंट हो गया है, अगर आप गूगल पे जाके टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स का टाइप करोगे तो आपको एटलीस्ट 10-15 लोगों की एक लिस्ट मिल जाएगी। एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर ना इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एक अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा आप बनाइए, या एक अपना ग्रुप ऐसे बनाइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वर्कशॉप्स, तो अब जब आप एक अच्छे वर्कशॉप पे जाते हो आपको 10 लोग और मिलते हैं उधर, तो वो 10 लोगों से जब आप जुड़ते हो तो आपको पता चलता है कि वो 10 लोग कहाँ ऑडिशन कर रहे हैं, कौन कौन अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत सारे ऑडिशन ग्रुप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि यार ये 15-20 लोग हैं जो अच्छे ऑडिशंस जहाँ पे होते हैं, या ये फिल्मों के ये करते हैं। IMDb इज़ अ वेरी बिग टूल आज के डेट में। IMDb का प्लेटफॉर्म बनाई इसलिए ताकि हर एक टेक्नीशियन को समझ में आए कि कौन कौन लोगों ने एक पिक्चर पे काम किया। तो वहाँ पे आप जाइए, ढूंढिए कि किस कास्टिंग डायरेक्टर ने किस प्रोजेक्ट की कास्टिंग की, तो आपको समझ में आता है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब टू एजुकेट देमसेल्व्स, कि उनको समझ में आए कि यार लेजिट कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन हैं और कौन शायद सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली आई थिंक मेरे को एक इंस्टाग्राम पे DM आया कि एक्सेल का कोई प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रही है, एंड हुएवर वाज रीचिंग आउट टू दैट एक्टर
वो कुछ सेमी न्यूड फोटोज मांग रहे हैं उनके या कुछ ऐसा मांग रहे हैं, तो आई डायरेक्टली इमीडिएटली रीच आउट टू द एक्सेल टीम और मैंने उनको कनेक्ट कराया एंड दैट्स व्हेन एग्जैक्टली व्हेन दे काइंड ऑफ पुट आउट अ पोस्ट ऑल्सो कि हम कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो आई थिंक फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू एक वो ट्रैप के अंदर नहीं फंसना, आपको समझ में आना चाहिए, आपको अपना रिसर्च करना चाहिए. लाइक फॉर अस एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो हम रिसर्च करते हैं कि कौन है अभी अपकमिंग अच्छे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जिनके साथ हमको काम करना चाहिए, तो वी रीच आउट टू देम. ऐसे एक्टर्स लोग ब्राइब करते हैं ब्राइब तो आज तक मेरे को किसी ने नहीं दिया, बट देयर आर अदर वेज ऑफ जस्ट बीइंग एनी ब्राइबिंग थिंग किसी भी तरीके से ट्राई किया हो कि चलो पैसा देते हैं. नहीं वहां तक कभी. आई थिंक अभी इतना प्रोफेशनल हो गया ना पूरा कास्टिंग का. आई थिंक 10 साल पहले शायद लोग करते होंगे. नहीं, एक्टर्स ने तो ट्राई किया होगा. हाँ किया हो शायद कि भी, बट आपने मना कर दिया नहीं पैसों से नहीं होता है. मेरे साथ पर्सनल लेवल पे आज तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है. क्या पता मेरे असिस्टेंट एसोसिएट्स को किसी ने बोला हो, तो आई डोंट नो, बट देयर आल्सो वी डू अ बैकग्राउंड चेक फॉर एवरीवन हु वी वर्क विद. तो आई थिंक वहां तक कभी बात नहीं की है. बट हाँ ऐसा होता है कि यहाँ दिवाली होती है या बर्थडेज होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है. हाँ बहुत सारी गुडीज आ जाती है, तो एक आपका एक रहता है उस पर्सपेक्टिव से. हाँ जी, वो बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ चलता रहता है. बट ऐसा पर्टिकुलरली किसी बहुत सारे एक्टर्स अगर बोलते भी हैं तो उनको पता है कि आज के डेट में ये जो 7, 8, 10, 15 जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं वो पैसों के लिए कोई नहीं कर रहा है. ये सिर्फ उसके क्योंकि बहुत सारे एक मिथ भी था कि द कास्टिंग डायरेक्टर्स आर टेकिंग कमीशन फ्रॉम एन एक्टर, राइट. और आई थिंक एक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं जिनका काम होता है एक एक्टर को एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलाना या एक एक उनके जो ग्रुप्स पे वो लोग कुछ करते हैं, वो फिर भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर हमको एक प्रोडक्शन हाउस हायर करता है, वो लोग हमको एक फ़ीस देते हैं, उसी फीस के अंदर फिर हम अपनी पूरी एक्सपेंसेस करते हैं. वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा फ्रॉम एनीवन. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच एक्टर्स ऑल्सो नीड टू गेट एजुकेटेड कि अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है, देने की तो बात दूसरी, बहुत बार आपको एज एन एक्टर भी पैसा मांगते हैं कि आप हमको 10% दो तो हम आपको काम देंगे. Exactly, बिल्कुल उस ट्रैप में मत पड़िएगा. इफ यू आर वर्किंग विद एथिकल कास्टिंग डायरेक्टर, नोबडी विल आस्क यू फॉर दैट. चलो एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, सैयारा मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखिए. तो आपको लगता है अहान पांडे शाहरुख खान की जगह ले सकते हैं? I know Ahan, I know Aneet also really well. You know both of them? I know both of them. I've auditioned them. और एक जर्नी रही है हमारी, हम बात करते हैं काफ़ी. अनीत के साथ हमने बहुत बार ऑडिशन किया है. एंड आई थिंक कैसी एक्टर है वो? अनीत बहुत अच्छी एक्टर है. आई थिंक फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो जिसके लिए हम अनीत से बात करते हैं, वो हमेशा एक डायरेक्टर की विश लिस्ट में, टॉप लिस्ट में हमेशा रहती हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि यार जैसे मैं कह रहा था कि आई थिंक 10 से 15 चीज़ें साथ में मिलके आती हैं तब एक एक्टर का सिलेक्शन होता है. बट वो अच्छी एक्टर है तो हमें दिमाग में हमेशा रहती थी. ये आपने अच्छा बोला, क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसे भी होता है कि यश राज ने लॉन्च किया तो जरूर बैकग्राउंड में कनेक्शंस होंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अनीत को तो मैं पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ, कोई सी बैकग्राउंड से नहीं आती है. शी जस्ट केम इन डायरेक्टली एंड आई थिंक उसने पहली फिल्म की थी सलाम में की, फिर एक शो किया था बिग गर्ल्स डोंट क्राई, एंड थ्रू दैट होल ऑडिशन प्रोसेस, जब वो ऑडिशन कर रही थी फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट वाज कमिंग हर वे, वहाँ से उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिली. एंड जितने भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हम आपस में बात करते हैं, तो जैसे मुकेश सर हो गए या वैभव हो गया या करण मल्ली हैं, नंदनी हैं, और भी बहुत सारे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं. तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आता है जब, तो हम उनसे पूछते हैं यार कोई इफ़ यू हैव एनीवन इन माइंड, आप प्लीज़ बताओ, अगर आप किसी अच्छे एक्टर के साथ अभी कुछ दिनों में मिले हो, तो वहाँ से वो बातें होती हैं. तो आपको समझ में आ जाता है कि ये 5-6 अच्छे एक्टर्स हैं जिनका फ्यूचर आई थिंक आप कर सकते हो, मतलब देयर सम पोटेंशियल इन देम. तो आई थिंक अनीत वहाँ से एक बहुत समय से बहुत लोगों के एक नज़र में थी कि हाँ अनीत इज समबडी हु कैन गो दैट वे एंड बिकम लाइक हाँ कुछ बड़ा कर सकती है. एंड जब वो हुआ तो वी वर नॉट सरप्राइज्ड. हमको पता था कि अनीत में वो कैलिबर है दैट शी विल डिलीवर. Plus, I don't think Ahan or Aneet, they want to be the next Shah Rukh Khan or they want to be the next Aishwarya or whoever. Like, I think they're good enough actors for them to believe कि वो खुद अनीत बनना चाहते हैं और खुद अहान बनना चाहते हैं. I think that is where their upbringing is like. तो हाँ. तो आपने एक मूवी की कास्टिंग की थी अभी रिसेंटली, लफंगे सीरीज की. करेक्ट. लफंगे सीरीज. तो वो हर्ष बेनीवाल, वो आपके माइंड में कैसे आए? मतलब हर्ष बेनीवाल, हर्ष को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया?
हर्ष को हमने लफंगे से पहले हमने उनको एक और शो में कास्ट किया था इससे पहले, जिसका नाम है कैंपस डायरीज। जी, आई थिंक 2021 में आया था वो शो, इफ आई एम नॉट। ये टीवीएफ के प्रोजेक्ट हैं? ये टीवीएफ के नहीं है, बट राइटर और डायरेक्टर टीवीएफ की टीम के साथ बहुत काम कर चुके थे। जैसे अभिषेक यादव जो राइटर थे, उन्होंने आई थिंक कोटा फैक्ट्री लिखा है, हॉस्टल डेज लिखा है, और भी बहुत सारे शोज लिखे हैं जो टीवीएफ ने बनाए थे। नाउ दे लाइक बड़ी सीरीज हैं सारी, मतलब ऐसा है कि ग्लोबली नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हैं, एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर इंडिपेंडेंट स्टफ। तो आई थिंक जब वो टीवीएफ में थे तब एज एन असिस्टेंट मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स पर उनके साथ काम किया था, तो एक बॉन्डिंग था। तो व्हेन दे काइंड ऑफ ब्रांच्ड आउट, तो तब से हमारा एसोसिएशन साथ में है। प्रेम से जो डायरेक्टर थे उस शो के, तो जब वो कैंपस डायरीज कर रहे थे, एक सुधीर करके एक जाट, हरियाणवी जाट करके कैरेक्टर था, तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि यार हम क्या कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको एक बड़े नाम को कास्ट करना है, तो हम वी वर ऑडिशनिंग ईच एंड एवरी एक्टर जो हमको लग रहा था वो हरियाणवी का एक्टर पुल ऑफ कर सकता था। तो आई थिंक उस फेज में मेरे को हर्ष की एक वीडियो मिली थी जो मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो आई थिंक रील्स में, हाँ, रील्स नहीं, आई थिंक वो यूट्यूब पे अपना जो कंटेंट बना रहे थे। okay. तो यूट्यूब पे मेरे को उनका एक स्केच मिला था जो मेरे को बहुत पसंद आया था, एंड देन आई रीच्ड आउट टू हिम, मैंने ही ऑडिशनड, एंड वो ऑडिशन इतना बढ़िया हो गया था कि हमने बोला यार हर्ष को कास्ट करना पड़ेगा। एंड देन एवरीवन कलेक्टिवली, द प्लेटफॉर्म, द डायरेक्टर, द राइटर, द क्रिएटर्स, दे ऑल लाइक्ड इट। तो आई थिंक वहाँ से हर्ष के साथ एक जर्नी शुरू हुई थी, और कैंपस इतना अच्छा हिट गया था आई थिंक फॉर एमएक्स एंड ओवरऑल यू नो एक यूथ के अंदर जो यंग अडल्ट का एक अपना स्पेस था। तो वहाँ से एक डायरेक्टर के साथ भी उनका बॉन्ड बन गया था। तो द सेम डायरेक्टर व्हेन ही वाज राइटिंग, ही स्टार्टेड राइटिंग लफंगे, क्योंकि हमने साथ में काम किया था तो उनके दिमाग में था कि यार ये कैरेक्टर लफंगे में शायद हर्ष से हम बात कर सकते हैं। एंड देन वो एक ट्रस्ट बैठ जाता है वंस यू नो मीट द हाँ, यू वर्क विद समबडी, देन यू नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनको कैसे ट्विक कर सकते हैं और ये सब। तभी मैं बोल रहा था अगर आपने एक अच्छा ऑडिशन दिया है तो आपका कहीं ना कहीं तो आपको उससे आपको फायदा मिलेगा। तो आई थिंक हर्ष ने उसमें इतना अच्छा ऑडिशन दिया था कि उसको कैंपस तो मिला ही मिला, उसके बाद लफंगे भी मिल गया। अगर 4-5 साल पहले भी ऑडिशन दिया आपके माइंड में रहता है, अरे यार ये करके गया, इतने सारे ऑडिशन लेने के बाद भी, क्योंकि अच्छे ऑडिशंस बहुत कम होते हैं। आप अगर 100 लोगों का ऑडिशन करते हो तो उसमें से आपको 5 या 6 ऐसे एक्टर्स मिलते हैं जो आप बोलते हो कि ये कैरेक्टर में प्रॉपरली फिट भी होते हैं, एज ग्रुप भी मैच कर रही है, हाइट भी मैच कर रही है जैसे हमको चाहिए। तो वहाँ से फिर एक वो दिमाग में छप जाते हैं कि यार ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं। तो एक अच्छा ऑडिशन जो टेप बनाता है एक्टर, ठीक है, उसमें स्टैंड आउट करने के लिए क्या कर सकता है वो? आई थिंक अगर कोई एक्टर स्टैंड आउट करने की कोशिश ना करे तो सबसे बेस्ट काम रहता है। अच्छा, और वो छोटी छोटी नुआंसेस होती हैं, आप अपने तरफ से वो कैरेक्टर के अंदर क्या लेके आ रहे हो। क्या हमेशा ये नहीं कि आप कुछ अलग करो, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट, एक हम कहते हैं एक टेक्स्ट होता है जो आपको मिलता है, उसके अंदर एक सब टेक्स्ट आता है जो आप अपना डालते हो, जो लिखा नहीं है कहीं, बट वो आपको बायो पढ़ के और सीन पढ़ के आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है। तो हम वो सब टेक्स्ट को ढूंढ रहे होते हैं ऑडिशन के अंदर कि यार ये एक्टर ने लेयर्स तो ढूंढ, मतलब जो स्क्रिप्ट पे है डायलॉग्स वो तो ढूंढ लिए, बट वो लेयर्स भी ढूंढ लिए। तो जब हमको दिखता है कि यार इसने कुछ एक एक्स्ट्रा लेयर डाली है, वहाँ से एक्साइटमेंट आता है। राजू हिरानी ने आई थिंक एक बार बोला भी था कि मैं मान के चलता हूँ ऑडिशन में एक्टर्स को नहीं पता है, 50% ही पता होगा, और पता भी नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी एक्टर कि वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ें एंड देन ऑडिशन करने आए। क्योंकि अगर एक एक्टर, अगर मैं एक्टर होता और मैं दिन में 2 ऑडिशन दे रहा हूँ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज 2 स्क्रिप्टें पढ़ के ऑडिशन दूँ। तो उनको मोस्टली होता क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता है, उनकी टीम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती है, एंड देन जब वो ऑडिशन आते हैं तो हम उनको ब्रीफ करते हैं कि यार डायरेक्टर ऐसा सोच रहा है, स्क्रिप्ट थोड़ा ऐसा है। बहुत बार एनडीए साइन करते हैं तो हम पूरा बता नहीं पाते हैं, तो उनको उतनी ही लिमिटेड नॉलेज में वो कितना सोच सकते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, वो हम टेस्ट करते हैं। आप एक बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर का नाम ले सकते हैं बहुत टैलेंटेड है जी, लेकिन अंडररेटेड अभी भी? बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बट जो चीज़ हासिल करनी चाहिए वो नहीं की है अभी तक, वो मकाम अभी तक उनको वो फेम मिला नहीं है। यार बहुत लोग हैं, जैसे आपने लफंगे की बात की तो उसमें एक एक्टर है जिसका नाम है अनुज सिंह ढाका। उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की थी नुसरत के साथ जिसमें वो लीड एक्टर थे, जनहित में जारी कर, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम किया था। बट जब लफंगे में हमने उनको ऑडिशन किया, और मैं अनुज को बहुत टाइम से जाता हूँ, आई थिंक 7-8 साल से हम जानते हैं। उन्होंने ताजमहल करके एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज की थी, बहुत प्यारी सीरीज थी, बहुत अच्छा काम था। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने लीड में भी काम कर लिया है तब भी आपको रोज के ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। तो अनुज के साथ मेरे को वैसा लगता है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा एक्टर है। और जब हमने उसको लफंगे में कास्ट किया, वो कैरेक्टर आई थिंक उससे पर्सनली बहुत दूर था वहाँ तक, जो कैरेक्टर जैसे लिखा हुआ था, बट जहाँ तक वो पहुँच पाया, जो उसने किया, आई थिंक वो बहुत अच्छी जर्नी है उसकी, एंड आई एम श्योर कि अभी आगे जाके आई थिंक ही विल डू वंडर्स। ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार
सामने से एक ब्रीफ आता है या प्लेटफॉर्म कुछ देख रहा होता है या कुछ स्टूडियो एक देख रहा होता है, जिसके चक्कर में कभी कभार एक अच्छे एक्टर की भी अपॉर्चुनिटी रह जाती है. आई वोंट ब्लेम एन एक्टर और इवन द प्लेटफॉर्म, एवरीवन. हम कुछ बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मेरा काम होता है कि ऑथेंटिसिटी के साथ में कास्ट करूँ. सो एज लॉन्ग एज दैट इज़ हैपनिंग वी आर हैप्पी. बट उसके चक्कर में बहुत बार, क्योंकि अगर आप 100 लोगों को ऑडिशन कर रहे हो तो एक ही एक्टर कास्ट होगा, बट जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो एक्टर लिस्ट में होते हैं बहुत बार वो भी बहुत अच्छे होते हैं. बहुत बार बहुत टाइम लग जाता है उनको कुछ और ग्रैब करने के लिए. तो आई थिंक इट डिपेंड्स. अभी आप बाबिल के साथ काम कर रहे हैं जी. आपने बताया था कि, तो उनके साथ काम करके कैसा वर्क एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? कैसे हुआ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग? बिकॉज बीच में उनका कुछ एक आया था, वीडियोस वायरल हुआ था ना उनका, जी, कुछ जी, ब्लेम कर रहे थे आई थिंक. जी. आई थिंक बाबिल इज़ वेरी, उन्होंने एक्टिंग में ट्रेनिंग नहीं ली है. ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम दैट फैमिली वेयर इरफान खान साहब के साथ उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है अपने बचपने का. तो आई थिंक आई एम श्योर कि वहाँ से बहुत कुछ इम्बाइब किया होगा. बट मेरे को जितना मैंने बाबिल के साथ इंटरेक्शन किया है या हमने कभी ऑडिशन किया है, तो ही इज़ अ वेरी इंस्टिंक्टिव एक्टर. मेरे को बहुत पसंद है बाबिल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि यार एक तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी फिल्टर नहीं करता है चीज़ों को, जो उसको मन में आता है वो बोल देता है. एट द सेम टाइम एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज़ वेरी फ्री. एक होता है एक एक्टर में फ्रीडम होती है, एक एक्टर के अंदर एक छूट होती है, तो उसके अंदर वो है. तो जब भी उसके साथ कुछ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी आती है, इवन व्हेन वी मीट या कभी बात हो जाती है, तो मेरे को बहुत पसंद आता है. एंड आई थिंक वी आर ऑन दैट जर्नी कि अभी ही स्टार्टिंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट जिसकी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ. वो थे पहले से प्रोजेक्ट पे, मतलब डायरेक्टर ऑलरेडी उनसे मिल चुके थे. बट वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड समवन हु कैन सरप्राइज आउट ऑफ द बॉक्स. एक होता है ना कि आप एकदम से आपने कुछ कर दिया सीन में और सरप्राइज करते हैं, तो वो है उनके अंदर. एज टैलेंटेड एज हिज डैड? I hope so. अभी तो I think his dad also has the legacy of working for 30 years, 40 years. Babil is still starting off. भी 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं, 5-6 पिक्चरों पे ही काम किया है. तो I think he has a long way to go ahead. और अभी वर्टिकल सीरीज काफ़ी आ गई हैं. हाँ जी. तो वर्टिकल सीरीज आने का रीज़न क्या है? लोगों में पेशेंस नहीं है कि वो बड़ी सीरीज़ देख पा रहे हैं, सबको स्क्रॉल करने की आदत पड़ गई है, या रील्स की तरह स्क्रॉल करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. ये रीज़न हो सकता है कि वर्टिकल सीरीज़ आज बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं. I think फिल्म मेकिंग ऑल्सो फ्रॉम एक पर्सपेक्टिव पे फिल्म मेकिंग इज़ ऑल्सो लाइक अ बिजनेस, राइट. तो बहुत बार होता क्या है कि वो बिजनेस इवॉल्व करता रहता है. पहले सिर्फ थिएट्रिकल एक ऑप्शन हुआ करता था, अब थिएट्रिकल के साथ फिर OTT आ गया. तो हमने अडेप्ट किया. अब बहुत सारी पिक्चर हम चाहते हैं कि हम OTT पे देख लें, है ना, क्योंकि आपका टाइम बचता है थिएटर में जाना, आपके 1000 रुपये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पे बचते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें और बचती हैं, राइट. तो वही एक और टाइम आ गया कि अब OTT से भी लोग थोड़ा सा अगर सैचुरेट हो रहे हैं, पीपल आर फाइंडिंग आउट कि यार 2 मिनट की रील देख के और सेम मज़ा आ रहा है और सेम मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल कीप इवॉल्विंग इनटू. कितना लंबा वो चलेगा या कितना वेदर दैट विल वर्क और नॉट विल गेट टू नो एक बार वंस इट प्रॉपर्ली स्टार्ट्स. आई थिंक वी आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द वर्टिकल फॉर्मेट. तो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज अभी रिसेंटली ही आना शुरू हुई है वर्टिकल फॉर्मेट की कास्टिंग को लेके भी. तो एज वेल एज अभी तक मैंने तो किसी प्रोजेक्ट पे वर्टिकल पे अभी तक फिलहाल काम नहीं किया है, बट डेफिनेटली वुड लाइक टू एक्सप्लोर, क्योंकि तो एक नया काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना इन चीज़ों पर कि थिएटर में लोग नहीं जाएंगे, उनका बिजनेस कम होगा, फिर OTT पर गए, OTT से भी अब वर्टिकल पर आ जाएंगे. हाँ जी. एक जो फिल्म मेकिंग का जो एक मज़ा है ना, वो थिएटर्स में ही आता है. जैसे मैं कल ही धड़क देख के आया, धड़क 2, और बहुत मज़ा आया. मतलब काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म दिखी जो बहुत ऑनेस्टली बनाई है शाजिया ने. और शायद अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो बोलते नहीं हम डायरेक्टली OTT पे जाना चाहते हैं. बट आई थिंक धर्मा का वो कन्विक्शन था इस फिल्म पे, जो उन्होंने, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने फिल्म पे काम किया है, तो वो सब बताते हैं कि यार जिस तरीके से शाजिया को पूरी टीम ने बैक किया है कि आप वो फिल्म बनाओ जो आपको बनानी है, एंड वी विल बैक यू कि हम थिएटर में लेके जाएंगे इस फिल्म को. तो आई थिंक दैट कन्विक्शन विल नेवर गो अवे. तो अगर आप एक अच्छे कन्विक्शन से एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो थिएटर में चलेगी. एट द सेम टाइम बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो आप चाहते हो कि आप अपने टाइम से कंज्यूम करो. एंड इस पे आई थिंक बहुत बात हो चुकी है पिछले 4-5 साल में. कौन सा कंटेंट आप OTT पे देखना चाहते हो, कौन सा कंटेंट आप थिएटर में देखना चाहते हो. एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट अच्छा है, आपके एक्टर्स अच्छे हैं, आप कुछ नया लेके आ रहे हो, कुछ नया ऑडियंस को दे रहे हो, अब चाहे वो वर्टिकल पे हो, थिएटर में हो या OTT पे हो, आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्टोरी टेलिंग. अगर मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो मैं 50-50 एपिसोड के 10 एपिसोड में सुना सकता हूँ, 50-50 मिनट के, तो मैं
जाऊंगा एक OTT प्लेटफॉर्म के पास और उनके साथ बनाऊंगा। अगर मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ 3 घंटे में मैं सुना सकता हूँ तो मैं थिएटर में जाऊंगा। और अगर मेरे पास कुछ ऐसी कहानी है जिसके 2-2 मिनट के भी 50 एपिसोड में बना सकता हूँ तो शायद मैं वर्टिकल को फॉर्मेट आपको लगता है हमारा यूथ जो है वो देखेगा नहीं कनेक्शन? अच्छा बनेगा तो देखेगा। आई थिंक फॉर मी एंड आई ऑल्सो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर वुड वांट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स जिस पे मेरे को थोड़ा सा कुछ आई गेट पुश्ड। अब वर्टिकल पे अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट आ रहा है जिसमें मेरे को चैलेंज मिल रहा है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तो आई वुड वांट टू एक्सप्लोर। अभी मेरे को बहुत मजा आ रहा है वर्किंग ऑन फिल्म एंड सीरीज, तो माय फोकस राइट नाउ इज ऑन दैट। बट यू नेवर नो, नेवर से नेवर। कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आता है प्रोड्यूसर की तरफ से कि आप इस कैरेक्टर को कास्ट करो बट इनके फॉलोअर्स बहुत होने चाहिए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने चाहिए बिकॉज उनका फेस बहुत ज़्यादा है। नहीं 10 मिलियन 15 मिलियन, मतलब हम लोग ने टिकटॉकर्स को भी देखा है आज इंस्टाग्राम पे, दे हैव मोर देन 15-20 मिलियन फॉलोअर्स एंड उनको अब कास्ट किया जा रहा है। ठीक है, मूवीज़ में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट कर रहे वैसे। अली फैजल जी ने बोला भी था आई थिंक कि एक जगह बोला जा रहा है कि यार आपके फॉलोअर्स, मैंने सुनी वो बातें और बहुत सारी बातें हमको भी सुनने को मिलती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर एक डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अपने 4 साल लगा रहा है, 3 साल लगा रहा है, या प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर को कास्ट करना है, राइट? बहुत बार होता क्या है कि जब हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट की कास्टिंग आती है बहुत सारे कैरेक्टर्स पे हमको एक वाइब लगता है कि यार इस पे हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शो किया था भाग बिनी भाग, तो हमने उसमें डॉली सिंह को कास्ट किया था, स्वरा भास्कर की वो बेस्ट फ्रेंड बनती हैं एंड आई थिंक शी प्लेज एन इन्फ्लुएंसर इन द कैरेक्टर इन द शो ऑल्सो। बट उनको कास्ट करने का मतलब इसलिए नहीं था कि सिर्फ वो एक इन्फ्लुएंसर इसलिए हमने उनको कास्ट किया। हमने उनके साथ भी 3 या 4 राउंड ऑफ ऑडिशंस किए एंड आउट ऑफ जितने हमने ऑडिशंस किए आई थिंक वो कैरेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सूट हो रही थी। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर लाइक इट्स अ सोनी पे सुहागा काइंड ऑफ अ थिंग। ऑब्वियसली शी इज ऑल्सो पीपल नो हर, राइट? एंड उन्होंने बिल्ड किया है वो, मतलब वो ऐसा बिना मेहनत के उनको भी शायद नहीं मिला। आई थिंक उनकी एक फॉलोइंग है, उनकी एक ऑडियंस है जो उनको देखना चाह रही है एंड अगर वो कैरेक्टर में भी फिट बैठ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। तो अपने क्राफ्ट पे भी उन्होंने काम किया है, इस वजह से आपने उनको कास्ट किया। उनका ऑडिशन पूरी टीम को, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे 3 डायरेक्टर्स थे, शोरनर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म था, सबका एक कंबाइंड कॉल था कि सबको जब उनका ऑडिशन पसंद आया तब हमने डिसाइड किया कि हाँ यार मतलब आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दिस एक्टर। बहुत बार हम देख रहे हैं कि यार इवेंचुअली लाइक भुवन बाम इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल, अभी ताज़ा खबर के 2 सीजन किए उन्होंने, अभी फिल्में कर रहे हैं, बाकी का काम कर रहे हैं। आई थिंक ही हैज़ दैट पोटेंशियल। बहुत बार होता क्या है कि वो एक्टर बनने से पहले इतना फेमस हो जाते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग नहीं देखते। तो अगर वो हम मौका दें किसी को तो यू नेवर नो। तो आई थिंक वो एक एक्सप्लोर आपको करना ही पड़ता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि एक इन्फ्लुएंसर को एक प्रोजेक्ट पे काम करके खुद ही लग जाता है कि यार शायद मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव। बट एज लॉन्ग एज जिसको हम कास्ट कर रहे हैं हम उनके ऑडिशन के बेसिस पे कास्ट कर रहे हैं, आई डोंट माइंड एनीथिंग हाउ मच फॉलोअर्स दे हैव। अगर 4 फॉलोअर्स भी हैं या 4 मिलियन भी हैं, आफ्टर अ पॉइंट एक ऑडिशन अच्छा है तो उस पर मैटर नहीं करता। ये काम करने का तरीका आपका हो सकता है कि दूसरे फॉलोइंग के बेस पे? बिल्कुल मैं दूसरों के लिए कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोगों पे शायद प्रेशर आता हो, हर प्लेटफॉर्म का, हर प्रोड्यूसर का, हर डायरेक्टर का एक अलग तरीका होता है काम करने का। बट अगर मेरे को कहीं लग रहा होता है यार कि यार ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो शायद मैं उन लोगों से नहीं जुड़ना चाहता हूँ। तो वो मेरा एक तरीका है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ एंड देन आई एंजॉय द प्रोसेस। अब उसमें हर्ष बेनीवाल अगर कास्ट हो रही हैं, डॉली अगर कास्ट हो रही हैं या कोई भी और अगर कास्ट हो रहा है, एज लॉन्ग एज उनके ऑडिशंस बहुत अच्छे हैं, एज लॉन्ग एज हम उनको सही इंटेंशन से कास्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को बैन किया है जी, वल्गर कंटेंट बनाती हैं, कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं। जी। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई बैन होनी चाहिए थी या इसका यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आई थिंक इट इज़ अपॉन द ऑडियंस। आई थिंक राइट नाउ द ऑडियंस इज़ एजुकेटेड इनफ। बहुत एजुकेशन हम सबको है इस मामले में कि हम डिसाइड कर पाएंगे क्या चीज़ हमको देखनी है, क्या चीज़ हमको नहीं देखनी है। मेरा पर्सनल एजेंडा यही रहता है यार कि सेंसरशिप या किसी को बैन करना या किसी को एक वो करना, आई थिंक वी शुड नॉट पुट पीपल इन बॉक्सेस। इट इज़ देयर कॉल। अगर मेरे को कुछ फिल्म देखनी है तो मैं देखूंगा, अगर मेरे को कुछ कंटेंट देखना है तो मैं देखूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी टेलिंग मी कि यार ये ऐसा है या वैसा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 या 15 साल का बच्चा है बट उसके माइंड में नहीं पता, उसके सामने जो चलेगा वो देखता चला जाएगा और वही ग्रैब करता चलेगा अपने माइंड में। वो इतना समझदार नहीं है अभी तक। मेरे को तो लगता है कि यार 10 से 15 साल के बच्चे हैं अगर, तो थोड़ा एक उनको भी मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू नो व्हाट टू सी व्हाट नॉट टू सी।
बट एक समझ में आ जाता है, पेरेंटल थोड़ा सा एक गाइडेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे जो आप नेटफ्लिक्स अमेजोन के भी शोज होते हैं आप देखोगे उसमें लिखा आता है कि यार 15 के अबव है या 15 के नीचे है, पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है कि नहीं. तो आई थिंक इफ एज पेरेंट्स ऑल्सो पीपल आर अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, तो अकॉर्डिंग टू यू वो बैन नहीं होनी चाहिए. मेरे को लगता है कि क्रिएटिव चीज़ ऐसी होती है यार कि बैन या सेंसरशिप या अभी बहुत सारा एक पिछले कुछ महीनों में भी एक मुद्दे उठे हैं, चाहे वो धड़क पे हो चाहे बाकी के पिक्चर पे हो. आई एम नॉट एट दैट प्लेस ऑफ कमेंटिंग वॉट एवर यू नो इज राइट और रॉन्ग, बट वी आर वर्किंग इन अ क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव फील्ड. तो थोड़ा सा एक वो क्रिएटिव फ्रीडम हर एक डायरेक्टर या राइटर एक दे यर्न फॉर दैट एज लॉन्ग एज उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है. एक अगर एक्टर है उसको कास्टिंग डायरेक्टर के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन कैसे बिल्ड करे वो, अगर उसको थोड़ा और अच्छे से प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहे. जो लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, मतलब बहुत से एक्टर हैं जी, शायद वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, हाँ तो आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? आई थिंक आज के डेट में कास्टिंग डायरेक्टर का काम है. जितना एक एक्टर को एक कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, आई डोंट नो मार्केट में ये बात है कि नहीं, बट उतनी ही हमको भी एक एक्टर की ज़रूरत होती है. एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत, एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है. तो हमारी टीमें, हमारे दोस्त लोग, मैं तो शादियों में भी जाता हूँ तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि कुछ अच्छा कैरेक्टर मिल जाए. तो यार यू नेवर नो, लोग खाना ढूंढते हैं, मैं लोगों को ढूंढ रहा होता हूँ कि यार कहीं तो एक कैरेक्टर मिल जाए. मतलब आपकी भूख इसी से मिटती है ना, खाने से नहीं मिटती. मैंने ऐसे कास्टिंग भी की है, बहुत लोगों को हमने ऐसे कास्ट किया है. बहुत बार हमारे असिस्टेंट्स बहुत फनी हो जाते हैं किसी चीज़ पे और हमको ढूंढ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं यार हाँ यार ये बंदा या रिलेटिव्स या बाकी के लोग भी ऐसा, बिकॉज कास्टिंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव. अगर आपको एक इंट्यूशन आ गया कि यार ये एक्टर कास्ट हम कर सकते हैं किसी एक पर्सपेक्टिव पे, तो हम कर लेते हैं. तो सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया. वही कि ये नए एक्टर्स उनको हम कैसे, हाँ आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? आई थिंक रात के 7 या 8 बजे के बाद एक तो आप मैसेज मत कीजिए. मैं रात को 2 बजे भी सो रहा होता हूँ तो मेरे को टंग 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 आ रहा था, तो मेरा फ़ोन ऑलवेज इट्स ऑन साइलेंट मोड, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर एनी कास्टिंग डायरेक्टर. मैंने भी आपको कॉल किया पॉडकास्ट के लिए, तो आप नहीं उठाया. हाँ जी. बट एक तरीका होता है कि अगर आप मैसेज कर दें कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ और मैं एक एक्टर हूँ, और क्या सही तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का, जो आजकल बहुत एक नॉलेज बढ़ गई है एक्टर्स के अंदर. तो अब आजकल जितने भी अच्छे एक्टर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में मैसेज कर देते हैं कि हम ये नाम है, ये उम्र है हमारी, हम यहाँ से ट्रेन होके आए हैं, किस तरीके से आपको रीच आउट किया जाए. तो बहुत बार वो पूछ लेते हैं कि आपको ईमेल करें या आपको व्हाट्सएप करें अपने प्रोफाइल्स. जब कोई पूछता है तो हमको भी अच्छा लगता है कि यार कोई एफर्ट ले रहा है दूसरी तरफ से सुनने का. बहुत बार धाम करके 50 फोटो एक साथ आ जाती हैं, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू आर ऑल्सो टायर्ड कि यार आप दिन में 100 लोगों के 50 प्रोफाइल नहीं खोल सकते हो. तो अगर कोई रिस्पेक्टिवली पूछता है तो हम हमेशा अपना ईमेल देते हैं या अपने टीम से कनेक्ट करा देते हैं, ताकि तो सारी ईमेल चेक करते हैं हम सारी ईमेल चेक करते हैं. 6000 भी हैं. आई है. हाँ जी. आपकी एक टीम है? हमारी टीम है. आई थिंक वो काम है, हमको पैसे मिलते हैं उसके लिए. तो इट्स आवर जॉब दैट एवरी एक्टर हु वांट्स टू रीच आउट टू अस, दे हैव लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. तो ऑन आवर सोशल मीडिया पेज ऑल्सो देयर इज ऑलवेज लाइक एन ईमेल आईडी जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हो. एंड देन व्हेनेवर वी डू समथिंग हमारी टीम से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि दे टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. तो आपके हिसाब से एक एक्टर को मतलब कंटिन्यू आपको मैसेज या फिर प्रोफाइल भेजने की जरूरत नहीं है? आई थिंक वंस यू आस्क्ड, एक आपने कास्टिंग डायरेक्टर से आपने पूछ लिया है तो आप 15-20 दिन का टाइम दे सकते हो उनसे वापस से कुछ पूछने का. 1 महीने का टाइम दे सकते हो, फिर वापस पूछ लो. तो क्योंकि यूजुअली आप कुछ स्टार्ट करते हो तो 1 महीना आपको लगता है कुछ स्टार्ट करने में, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने में, डायरेक्टर से मिलने में, ऐसा वैसा. तो अगर आप महीने में एक बार बस आप एक कास्टिंग डायरेक्टर से उनकी टीम से पूछ रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आई थिंक दैट इज़ अ गुड टाइम फ्रेम. अगर आप हर 2 दिन में कर रहे हैं, मेरे को अभी भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रोज़ हर 1 घंटे में मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारे. हाँ जी. वो आई थिंक पता नहीं ऑटोमेटेड है उनका या क्या है, रोज़ एक फ़ोटो आ जाती है, रोज़ कुछ हो जाता है. तो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट या तो हमको भी ब्लॉक करना पड़ता है या तो हमको भी फिर इग्नोर करना पड़ता है. तो आई थिंक देयर इज़ अ वे टू डू एवरीथिंग. अगर हम भी किसी डायरेक्टर को रोज़ सुबह शाम रात मैसेज करेंगे तो वो भी हमको शायद जवाब ना दें. इट वर्क्स द सेम. आपकी पर्सनल लाइफ होती है. अगर एक्टर्स वो समझें तो ये तो हो गया अप्रोच करने का तरीका. अभी ऑडिशन का तरीका. नए एक्टर्स जो गलती कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है यार ये मतलब अच्छे एक्टर बट उनका ऑडिशन में वो टेक्निकली वो चीज़ नहीं है. आई थिंक जो मैंने पहले बोला कि आपको एक सपोर्ट ग्रुप अपना खुद का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास एक टाइमलाइन आती है कि ये 3 महीने में हमको पूरे पिक्चर की कास्टिंग करके देनी है. तो बहुत बार नहीं हो पाता है कि हम हर एक एक्टर को
बताएं कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हाँ, वही मेन क्वेश्चन है। तो बहुत बार हम हमारी टीम हमेशा वी मेक श्योर कि हम एक एक्टर को बता दें कि यार इस प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ अपने डेट्स रिलीज कर दीजिए जिस प्रोजेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, और हम कुछ और करेंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन टू बी हैड विद एन एक्टर। बट बहुत बार हम 1-on-1 लेवल पे नहीं बता पाते। बहुत बार होता है कि जब एक्टर शॉर्टलिस्ट होता है तब फिर भी हम उनको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लीज़ बताइए कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं अभी एक्टर कास्ट नहीं हुआ है, एक्टिंग को छोड़कर। एक्टिंग अच्छी है बहुत रीजंस है। दैट इज़ समथिंग विच बहुत बार एक एक्टर की एक्सपेक्टेशन कुछ होती है कैरेक्टर को लेके। बहुत बार वो कहते हैं हमारे लिए कैरेक्टर बदल दो। बहुत बार कुछ और अलग अलग चीज़ें भी आती हैं कि लेंथ हमको छोटा लग रहा है या हम इस एक्टर के साथ नहीं काम करना चाहते हैं। हर एक्टर का जो जर्नी है, जिस लेवल पे वो है, उसके हिसाब से हम एक ऐसा एक कॉन्वर्सेशन होता रहता है एक्टर्स के साथ। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। बहुत बार होता क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर लुक में हम एक एक्टर को ढूंढ रहे हैं। हमको चाहिए कि यार एक एक्टर लगना चाहिए कि वो सपोज धड़क है, राइट, सिद्धांत बलिया से हैं वो, बिहार से हैं। जिस तरीके से ये कैरेक्टर लिखा हुआ है एमपी से, एक छोटे से शहर से, आई थिंक वो बहुत अच्छे से उन्होंने वो कैरेक्टर को ब्रिंग आउट किया। तो बहुत बार होता क्या है कि अगर मैंने वो दुनिया देखी ही नहीं है तो बहुत बार मुश्किल हो जाता है मेरा तो हम चाहते हैं कि हम ऑथेंटिसिटी को रखें। एंड रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अब टेलीविजन की तरह होता है कि यार बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, नहीं फ्रेम नहीं पकड़ा है, ऐसा नहीं है। आई थिंक जो ऑडिशन होता है, बाल नहीं बनाए, कपड़े ऐसे हैं। एक्टर को जज नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ कैरेक्टर ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर वो 10 मिनट के ऑडिशन में या 5 मिनट के ऑडिशन में हमको 4 सेकंड भी दिख जाते हैं कि वो ट्रूथफुली वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, तो हम उनको फिर या तो ऑफिस में बुलाते हैं या तो हम बोलते हैं कि यार एक सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन किसी और सीन पे करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप कैरेक्टर की ऑनेस्टी को पकड़ो। इट डज नॉट मैटर कि आप बॉम्बे में हैं, आप ऑडिशन स्टूडियो में आके दे रहे हैं या आप के पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं। I don't think that all matters. I think if you're a good actor, you'll get this correct opportunity. If you're not a good actor, you should keep working on your craft. अगर एक एक्टर प्रेजेंट है आपके सामने तो आपका क्या तरीका ऑडिशन लेने का? आप कैसे ऑडिशन लोगे उसका? उसके माइंड को थोड़ा कंफर्ट करने के लिए में भी हो सकता है ना कि दैट अगेन डिपेंड। हर एक्टर कुछ ना कुछ एक अलग दुनिया से आ रहा होता है, एक अलग जर्नी से आ रहा होता है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि यार उनको एज क्लोज एज टू द कैरेक्टर हम लेके जाएं। तो बहुत बार मुश्किल होता है, वो दिमाग में इतना एक कैरेक्टर को रिहर्स करके आते हैं कि उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप करियर पर्सन वापस से आइए और ये थोड़े इस चीज़ पे काम कीजिए। बट जो इंटेलिजेंट एक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार हमने ऑल्दो दिमाग में प्रिपेयर कर रखा है कैरेक्टर, बट हम सुनते हैं, हम सुनेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर बोल क्या रहा है। तो आई थिंक वो चीज़ जब एक हमको मिल जाती है कि यार एक्टर सुन रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि उस पर थोड़ा सा और हम काम कर सकें। तो अब चाहे फिर 3 टेक्स हों उनके या 5 हों या 10 हों, जब तक हमको वो मिलता नहीं है वी कीप ट्राइंग विद देम। एक एक्टर को अच्छा लिसनर होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए और अडेप्ट करना आना चाहिए। डब्बा काटल फेमस शो ऑन नेटफ्लिक्स सीज़न 1 कंप्लीटेड। अब सीज़न 2 के बारे में हमको हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। ईगरली वेट कर रहे हैं, हम खुद वेट कब कर रहे हैं। रिलीज होने वाली है, क्या प्रोसेस है उसका, कहाँ तक चली है बात? आई एम श्योर एक दिमाग में तो यही थॉट था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड सीजन में, बट कब होगा कैसे होगा आई एम ऑल्सो वेटिंग बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू इफ इट हैपेंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जंप। और अगर आया तो क्या सेम कास्ट होगी या कुछ नया भी आएगा? ज़रूर नया आएगा। वो तो हर शो के सेकंड सीजन में कैरेक्टर्स जुड़ते ही हैं, क्योंकि बहुत 8 एपिसोड तक 7 एपिसोड तक हमने खींच लिया पहला सीजन। बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आ रहा है सेकंड सीजन। मैंने तो एनडीए साइन किया है, मेरे को तो पहले सीजन के बारे में बोलना अलाउड नहीं है, बट हाँ आई होप इट कम्स आउट सून। जिस तरीके से फर्स्ट सीजन एंड होता है हमने बनाया वैसे है कि आई थिंक सेकंड सीजन का एक प्रॉपर स्कोप है। तो अगर नेटफ्लिक्स को लगता है, एक्सेल को लगता है, तो मैं तो रेडी हूँ कास्टिंग करने के लिए। तो हमारा जो मायानगरी शो है ना, ये अपने आखिरी दौर में आ रहा है। लास्ट के कुछ चीज़ों में आपको एक सेगमेंट है हमारा जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी को कॉल करना है और उनको कॉल करके बस आप हमारे शो पे है या कुछ प्रैंक कर दीजिए, या जैसे होता है ना कि वेलकम टू द मायानगरी शो, ऐसा कुछ भी चलेगा। आप अभी हम आई थिंक क्योंकि हम लफंगे के बारे में बात कर रहे थे, उसी में एक लीड एक्टर है हमारे अनुद सिंह ढाका, तो मैं ट्राई करता हूँ। फैबुलस एक्टर, और अभी उनको एक फेमस नाम मिल गया है क्रिमिनल भाई का उस शो के बाद। अच्छा, तो पूछता हूँ स्पीकर पे रखकर जी। आई थिंक शूटिंग में
कोई नहीं, फिर किसी और को लगा देंगे। फिकर की नोट चिंता गजब दुनिया का फंडा, in front of these dogs, बसंती नो डांस, in front of these dogs. बसंती नो डांस। पाजी 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 कैसे हो आप? क्या मैं बढ़िया हूँ पाजी। क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? पाजी सेकंड सीजन बन रहा है मैंने सुना है। ओ पाजी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया पाजी। कैसे हो अनुज भाई आप? मैं बढ़िया हूँ। आपके दो फैंस के साथ में बैठा हुआ हूँ जिन्होंने लफंगे, जिनको बहुत पसंद आया है माया नगरी शो पे, और एक बार इनसे आपकी बात कराना चाह रहा हूँ। अच्छा कराओ। Hi brother, how are you? Ravi Chabda this side. हाय भाई अनुज, व्हाट्स I know brother. बहुत अच्छा काम किया आपने लफंगे में। अरे भाई थैंक यू सो मच यार। सो हमारा एक शो है द माया नगरी शो, तो भाई को हमने एज अ गेस्ट बुलाया है, यश भाई को। तो हमने बोला उनको कि एक कॉल कीजिए किसी भी एक्टर को, सेलेब को, और आपको बोलना है वेलकम टू द माया नगरी शो, और थैंक यू सो मच रवि छाबड़ा एंड सिराज चौधरी, अगर आप बोल पाए तो। भाई 2 सेकंड, ये इन्होंने भाई आपने मैं स्पीकर बता पाजी। हमने आपके एक्टिंग टैलेंट तो देखा ही है और सिंगिंग टैलेंट भी देख लिया है। अनुज ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है सुपर 30। सुपर 30 मैंने देखी। का एक गाना है, तो जितनी बार भी हमको मिलते हैं हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, हम अपनी बातें भी ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्या बात है भाई, फिर तो आप लगता है इस शो के बाद एज अ सिंगर आपको काम मिलने वाला है सर। पाजी पता नहीं फिर मैं मतलब ओ गॉड थैंक यू सो मच। आई वुडंट मेंशन वन ऑफ माय क्वालिटीज एज सिंगिंग, बट वो इट्स दैट सुपर 30 इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हमारा एक स्टैंडिंग जोक है कि पूरे गाने में ना मेरे सिर्फ बाल दिखे हैं। मतलब आपके बाल ने भी कमाल किया है। I wasn't a primary cast or a secondary cast, I was a tertiary cast. अरे But bro, since then, because I was a part of it, I think because I am apparently on some show at this moment and I'm a Bhai- speaker, I should take this opportunity to tell you that Yash Nagarkoti is one of the finest men I've met Bhai, in the industry. बिल्कुल He's सही कह one रहे of हैं the most genuine guys and talented guys that you should look out for. Or he's been like this from day one. Bhai. And he's the casting director who's always looked out for me, and he's the one who got me Lafange. Yes. Thank you Yash bhai. thank you so much, Yash. Yash. कि भाई कोई बात नहीं, आज आप टर्शरी पार्ट कर रहे हो, एक दिन आप फोड़ोगे इंडस्ट्री में। बिल्कुल, इसलिए फिकर की नॉट चिंता। Talent को पहचानते हैं ये सर, बिल्कुल। बिटवीन द बोथ ऑफ अस। तो यश भाई लव यू। एंड क्या बोलना था भाई मेरे को, मैं बिल्कुल बोल देता हूँ, इतना बोल दिया, 3 लाइन और बोलूंगा मैं। नहीं, वेलकम टू द माया नगरी शो एंड थैंक यू सो मच रवि छाबड़ा एंड सिराज चौधरी, रवि छाबड़ा। Welcome to the Maya Nagri show and thank you so much Siraj Chaudhary and Ravi Chhabra. एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। होपफुली आप लफंगे 2 में फाड़ दोगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। होपफुली और भी चीजें आएंगी यार, सिर्फ लफंगे टू के लिए क्यों बात रहे हो? नहीं, मेरे को ऑडिशन दिलाओ, दूसरी चीजों का क्या कर रहे हो आप, इंटरव्यू दे रहे हो? ऑडिशन ही चल रहा है आपका सर? काम करो ताकि हम काम करें। आप बाजी व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये ऑडिशन ही चल सर, ये ऑडिशन ही चल रहा था। अच्छा ठीक। ओह वाओ, मेरा सिलेक्शन हो गया। यस ब्रदर, आप मुंबई आ सकते हैं। चलिए यश भाई से बात की। ओके भाई, Every time we call, I get so excited. कंप्लीट कर। एक लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी गाइस, अनुज इज अ वेरी सीरियस एक्टर। ये सिर्फ क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त भी हैं इसलिए हम ऐसे बात करते हैं, बट ओके थैंक यू अनुज भाई, अरे बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। Thank you so much, एक लास्ट एडवाइस चाहिए थी आपसे फॉर द एक्टर्स हु आर ट्राइंग टू मेक इन द इंडस्ट्री। एक फाइनल एडवाइस उनके लिए जो एक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। आई थिंक मिस्टेक कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द करेक्ट टाइम, बिकॉज़ यू माइट बी अ वेरी गुड एक्टर, बट आपको वो एक सही अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत बार मेरे को लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स को बॉम्बे आते ही 3 महीने में मिल जाती है, 1 महीने में मिल जाती है। बहुत बार उनको 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल भी लगता है। So I think just be patient. I think the one who is the most patient. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। I think लॉकडाउन के बाद जो भी 1-2 साल रहे, बहुत सारे लोग वापस चले गए अपने अपने शहरों में। बट जस्ट बी पेशेंट बिकॉज एक अच्छा टैलेंट
40, 50, 60 पे भी डिस्कवर होता है, जो हमने देखा है बहुत सारे एक्टर्स के साथ, मेड भी, Right. नवाज भाई, मेड भी, बॉन सर भी, a lot of actors in that space. बट इनके साथ और भी एक्टर्स आए होंगे जिन बहुत अच्छे एक्टर होंगे जिनको चांस नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इनको इतना रेट मिल सकता है तो इट डिपेंड्स अपॉन, एक तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लक फैक्टर Luck factor matter करता है। राइट, सो जस्ट बी पेशेंट एंड टाइम्स दे चेंज, राइट, सो जस्ट वेट फॉर योर टाइम। आई थिंक जब आपका टाइम आएगा, सही अपॉर्चुनिटी आएगी, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। आई थिंक इफ यू वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट एवरी डे, अगर आप रोज सुबह उठ के एक किसी फिल्म का एक सीन खुद ट्राई करते हो, रिकॉर्ड करते हो कैमरा पे, और खुद एनालाइज करते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो, उनसे फीडबैक लेते हो, तो आई थिंक आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रेक मिल ही जाएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो Thank मच you, सर, thank you. आपने हमारे यहाँ पर आए शो पर और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि कैसे आया जाए, आपने बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन का आंसर किया। थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।